सिक्किम का पूरा जो दर्शन था ना 4 धाम का, तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ आपका इस 4 धाम से। और लगभग हमारे सारे धाम कंप्लीट हो गए। तो यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिक्किम में यहाँ भी आऊँगा। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूँ फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और मैं आपका हूँ अभी नामची में। वेलकम फ्रॉम नामची। नामची जिस चीज के लिए फेमस है ना, हम उसी चीज के लिए आपका नामची में पहुंचे हैं। और आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे नामची के 4 धाम के। फिलहाल ये है आपका नामची का बाजार। और अब आपको यहाँ से मैं लेके चलूंगा धीरे धीरे नामची के 4 धाम वाले लोकेशन पे। यहाँ से ना 4 किलोमीटर का वहाँ का सफर रहेगा। और 4 किलोमीटर हमको करनी है टैक्सी। मात्र 4 किलोमीटर के लिए आपको 500 रुपया चार्ज कर रही है। तो हम सोच रहे हैं कि यार कोई और टैक्सी देख लेते हैं, कोई शेयरिंग वाली मिल जाएगी, थोड़ा और हमारे लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि बजट में ट्रैवल ऐसे ही नहीं होता है। तो भैया हम आपका नामची के आपका टैक्सी स्टैंड पे आ गया हूँ। ये नामची का टैक्सी स्टैंड है और यहाँ से हमको आपका 4 धाम के लिए टैक्सी मिल जाएगी। सामने ये इनका ऑफिस है। तो भाई आपको यहाँ से 300 रुपये का टैक्सी लगेगा आपका 4 धाम के लिए। तो भैया जी फाइनली हमको टैक्सी मिल गया आपका टैक्सी स्टैंड से आपका 4 धाम के लिए। इसी कुछ इस तरीके से हम 3 लोग इस टैक्सी में जा रहे हैं। और यहाँ से जो 4 धाम की दूरी है वो मात्र 5 किलोमीटर है। अगर आप पिक एंड ड्रॉप टैक्सी लेंगे तो आपको 500 रुपया पड़ेगा। अगर आप खाली ड्रॉप लेंगे तो आपको 300 रुपये पड़ेगा। अगर आप ऐसे रिजर्व में जाकर शेयरिंग में टैक्सी आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा नजारा रहेगा नामची शहर का। और हरियाली तो भाई यहाँ इतनी जबरदस्त है ना यार। भैया जी इस टैक्सी ने वो यहाँ पे छोड़ दिया आपका 4 धाम के पास में। और यहाँ पे ना मतलब 4 के 4 धाम एक ही जगह पे हैं। तो ये टैक्सी वाले भैया हमारा इंतजार करेंगे आपका यहाँ पे 1 घंटे के लिए। तो भैया 4 धाम में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एंट्रेंस कुछ ऐसा मिलने वाला है 4 धाम के लिए। 4 धाम के यहाँ अंदर एंट्री करेंगे तो आपको टिकट काउंटर से पहले टिकट लेना है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है साफ साफ एंट्री फीस। जनरल विजिटर का आपका 50 रुपया पर हेड है। और आर्मी और ऐसे जो आपका स्टूडेंट है उनके लिए 25 रुपया है। और चिल्ड्रन के लिए 10 साल से जो नीचे है वो एकदम फ्री। ये आपका एंट्री लगा हुआ है, आपको ऐसे मशीनों से निकल के जाना पड़ेगा। तो भैया जी जैसे ही आपकी इस गेट से एंट्री होगी ना, आपको यहाँ पे एक छोटा सा मेमोरेंडम टाइप का डेमो टाइप का मिल जाएगा। यहाँ पे जो 4 धाम है वो किस तरीके से, एक तो आपका बद्रीनाथ हो गया, जगन्नाथ हो गया, रामेश्वरम और द्वारिका। तो ये 4 धाम है जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और इन्हीं का पूरा बड़ा सा चित्र आपको अंदर जाके देखने को मिल जाएगा। चलो चलते हैं आपका इस 4 धाम के अंदर की तरफ। तो भैया जी कुछ ऐसा एंट्रेंस है यहाँ से आपका 4 धाम मंदिर का। तो भैया कुछ इस तरीके से आपका 4 धाम का एंट्रेंस। तो भैया आपके सामने बिल्कुल जो मूर्ति है ना, ये हमारे आपका पंडित परशुराम की मूर्ति है। जो 4 धाम के फ्रंट वाले गेट पे सबसे पहले आपको परशुराम जी की मूर्ति मिल जाएगी। और ये अंदर एक मंदिर है। यहाँ पे आपको ढोलों की आवाज सुनाई दे रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो वैसा ये जो परशुराम जी का मंदिर है ना, इसके जस्ट अंदर कुछ ढोलों के साथ, जैसे हमारे पहाड़ी में जागर लगती है ना, कुछ तरीके से यहाँ पर कुछ लोग नाच रहे हैं और मतलब आरती टाइप कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि फोटो लेना बिल्कुल साफ बना है। तो हमने अपना कैमरा बंद कर दिया। तो इस परशुराम की मूर्ति के साथ इस 4 धाम की परिक्रमा शुरू हो जाती है। 4 धाम मंदिर की जो परिक्रमा टाइप की है, मतलब आपकी एंट्री होगी तो इस परिक्रमा को करते करते आप 4 धाम घूमोगे। और इसके साइड में ना जो पेड़ लगे भाई साहब कितने खूबसूरत से पेड़ है, लेकिन मुझे ना इनका नाम नहीं पता, मुझे गूगल करना पड़ेगा उसके लिए आपको, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं। तो ये परिक्रमा करते करते आप रहेंगे और परिक्रमा करते करते आप सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए इस मंदिर से एग्जिट कर जाएंगे। परशुराम वाले जो मंदिर है उसके दर्शन करने का सबसे पहले आपकी एंट्री होती है रामेश्वरम धाम में। काफी ऊंचा, तो काफी सारी कलाकृतियां बनी हुई हैं। ये है आपका रामेश्वरम धाम। तो भैया सबसे पहले हम इस रामेश्वरम धाम के अंदर जैसे ही गए ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण भारत के एक द्वीप में विशाल शिव मंदिर है, जिसमें भगवान राम द्वारा शिवलिंग को स्थापना की गई थी जब समुद्र पर लंका में जाने के लिए सेतु बांधने वाले थे। तो ये वो मंदिर है जिसकी स्थापना भगवान श्री रामचंद्र ने की थी। चलो इसी बहाने आज हमें दर्शन हो गए रामेश्वरम धाम के। तो कुछ ऐसा भव्य दर्शन है रामेश्वरम धाम का। वैसे मैं तो आज तक कभी रामेश्वरम धाम जा नहीं पाया, बट आज इस सिक्किम यात्रा के दौरान मैं रामेश्वरम धाम के भी दर्शन कर लिया। जैसा कि आपको हर शिव मंदिर से पहले आपको दिखता है कि नंदी महाराज की मूर्ति होती है। बिना इनकी दर्शन किए आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होते। नमस्कार पंडित जी। नमो नारायण। कहाँ से आप? मैं सर आपका उत्तराखंड से आया। तो रामेश्वरम धाम जो है ना, बिल्कुल एक उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक मूर्ति स्थापित करी गई है आपका इस सिक्किम के नामची शहर में। तो पंडित जी मुझे एक चीज बताएंगे, यहाँ पे
बनाए हुए कितना समय हो गया है? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए यहाँ पे बना। तो यहाँ पे बनाने की वजह क्या थी? चारों धाम का दर्शन करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस है, किसी को फिजिकल चैलेंजेस है, कि फाइनेंशियल चैलेंजेस है। पुजारी जी से बात करने का मुझे इतना पता चला कि जैसे कि हमारे देश में 4 धाम है, उनके दर्शन करना हर किसी के लिए पॉसिबिलिटी होता नहीं है। पंडित जी ने सही बताया कि फाइनेंशियल और फिजिकल सारे मतलब चैलेंजेस आते हैं लोगों के सामने। इसलिए आपका सिक्किम गवर्नमेंट ने किसी भी पर्सन को आपको एक ही जगह पर आकर चारों धामों के दर्शन हो जाएं, इसलिए इस तरीके से 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के सारी स्थापना यहाँ करी है। तो चलिए रामेश्वरम धाम से बिल्कुल बाहर की तरफ आ गए और कुछ ना सुंदर भव्य दर्शन है आपका इस रामेश्वरम धाम का। दूसरा धाम आपके सामने आता है ना, वो आपका आता है द्वारिका धाम। सिक्किम आने का द्वारिकाधीश के दर्शन भी कर रहा हूँ। तो भैया जय श्री कृष्ण। और ये आपका द्वारिकाधीश का मंदिर है और अंदर श्री कृष्ण जी की बड़ी खूबसूरत सी एक मूर्ति है, बड़ा भव्य दर्शन है श्री कृष्ण जी का। तो इसी बहाने हमारे द्वारिका जी के दर्शन भी हो गए यहाँ। तो चलिए हम निकलते हैं दूसरे मंदिर। यहाँ पे एक द्वारिका माई का मंदिर भी है, जिसमें एक अंदर तुलसी का पेड़ लगा हुआ। तो भैया जी ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 4 धाम मंदिर है, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी है। तो सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है स्थापित किया है वो है आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो मेरे बिल्कुल ठीक सामने है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराता हूँ और यहीं से सारे ज्योतिर्लिंग की दर्शनों की शुरुआत करेंगे। ये है आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो जी ये जो आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है आपका गुजरात में समुद्र तल किनारे स्थापित है। चलिए अब हम करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आपका मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी है कि किस तरीके से है आपका मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग। तो ये मेरा तो अभी आगे की तरफ चलते हैं और भी है। तो मिला आपका महाकाल ज्योतिर्लिंग। तो यार मैं कभी इन सारे ज्योतिर्लिंग में जा पाऊंगा ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहा हूँ। आपका ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आपका यहाँ पर स्थापित किया गया है इस तरीके से। तो चलिए हर हर महादेव, इनके भी दर्शन हम कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से आज सारे ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। जिस तरीके से मैं आ रहा हूँ ना, ये एक परिक्रमा जैसी, आप इसकी परिक्रमा करते रहेंगे और सारे ज्योतिर्लिंग और सारे 4 धामों के दर्शन आपको अपने आप स्वयं ही हो जाएंगे। तो आपका एक और बैद्यनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। और तो ये सारे ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद अगला ज्योतिर्लिंग आपका आता है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, और ये बिल्कुल आपके ठीक सामने है। तो इसके दर्शन भी आप कर लीजिए। और जहाँ से भी आप देख रहे हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखने में कोई भी कमी मत करना। यार एक जगह पे बैठ के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और 4 धाम के दर्शन करना इतना आसान तो है नहीं। ये बहुत अच्छी पहल है आपका सिक्किम सरकार की। आपको जब तक 4 धाम के दर्शन नहीं होते हैं, माना जाता है कि मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सिक्किम सरकार ने पूरे 4 के 4 धाम और 12 के 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह बना। अगला ज्योतिर्लिंग आपका है आपका सेतुबंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो चलिए एक बार इसके भी हम दर्शन कर लेते हैं अंदर जाके। हर हर महादेव। ये भीम शंकर वाला जो आपका ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये आपका तमिलनाडु द्वीप में स्थित है आपका। ये जिसे 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में एक विशाल मंदिर है। सेतुबंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो आपका ये आपका तमिलनाडु में है। और के बाद जो अगला ज्योतिर्लिंग आपका आता है वो आपका आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मैं इसे परिक्रमा करता जा रहा हूँ और एक के बाद एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन मुझे होते ही जा रहे हैं। आपका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये ज्योतिर्लिंग आपके दर्शन हम इसके करा ही देते हैं। ये जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये आपका गुजरात में स्थित है, तो इसके भी दर्शन हमने आपको करा दी। और हमारी परिक्रमा कंटिन्यू चल रही है। और बीच में जहाँ हम परिक्रमा कर रहे हैं ना, इसके सेंटर में भोलेनाथ का बहुत विशालकाय मूर्ति है, उसके दर्शन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। यहाँ पे घूमने के लिए कितना कुछ है और ये ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन यार भोलेनाथ के नाम पे ना इतना लंबा ब्लॉग भी चलेगा। अगला जो आपका ज्योतिर्लिंग आने वाला है मेरे बिल्कुल ठीक सामने, वो है आपका विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपको कराएंगे और उसके बाद पहले हम सबसे पहले आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। और ये आपका ज्योतिर्लिंग जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी नाम के एक पवित्र तीर्थ स्थान में स्थित है। तो जो ये वाला आपका ज्योतिर्लिंग है ना आपका विश्वेश्वर, तो यहाँ पे माता पार्वती के साथ विवाह करने के बाद भोलेनाथ ने इसी जगह पर निवास किया था। भैया जी आपका विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हमारे हो गए। अभी आगे कुछ और ज्योतिर्लिंग भी है जिनके दर्शन मैं आपको कराता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो जी अगला ज्योतिर्लिंग जो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है वो आपका ज्योतिर्लिंग है श्री त्रयंबकमेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हम आपको कराते हैं और आपको बताते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की महत्ता क्या है। तो जी यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ पर महर्षि गौतम ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। फिलहाल तो अभी और यहाँ पर ना जो ज्योतिर्लिंग है वो आपका इस तरीके से इसके अंदर है, बहुत छोटा ज्योतिर्लिंग है इस तरीके से। तो जी आपको 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने करा दिए। अब हम चलते हैं आपके 11वें ज्योतिर्लिंग के पास। और उस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है वो आपको मैं बिल्कुल सामने दिखाता हूँ। तो यार आज ना मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अगर भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा ना तो मैं इन सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपको कराऊंगा। ज्योतिर्लिंग यात्रा होगी या 4 धाम यात्रा होगी वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन
अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ज्योतिर्लिंग की यात्रा देखनी है, तो क्या पता आपके रोहित पहाड़ी बहुत जल्दी निकल जाएं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। जो आपका ज्योतिर्लिंग है वो है मेरा सबसे फेवरेट ज्योतिर्लिंग, आपका केदारनाथ, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो जी केदारनाथ में आपको पता है मैं कम से कम 2 बार केदारनाथ की यात्रा कर चुका हूँ और इस बार भी करने वाला हूँ। और अगले हफ्ते के बाद मैं आपका केदारनाथ के लिए निकल जाऊंगा सिक्किम के बाद से। तो मैं आपको बिल्कुल ठीक दिखा रहा हूँ केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और केदारनाथ के दर्शन मैं आपको कराता हूँ अंदर से। अगर वहाँ आपको मंदिर में जाने का मौका ना मिल पाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भैया केदारनाथ में किस तरीके से आपका ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। एक पीठ के आकार का ज्योतिर्लिंग है आपका केदारनाथ। ये थे आपका केदारनाथ वाले ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको पता ही है, आपने मेरे पिछले सारे केदारनाथ के ब्लॉग नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे ज्योतिर्लिंग के पास, वो जो हमारे बिल्कुल ठीक सामने है। तो जी ये आपका सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है, इसका नाम है घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मैं आपको इस सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ। तो अंदर एक बहुत भव्य सा शिवलिंग है। तो जी भैया ये वाला ज्योतिर्लिंग जो आपका है ये आपका महाराष्ट्र में स्थापित है। तो जी हमारे ज्योतिर्लिंग लगभग सारे कंप्लीट हो गए। अब आपको हम लेके जाएंगे भगवान शिव जी की जो यहाँ पे भव्य मूर्ति है उसके बिल्कुल ठीक पास। जी आप जितने 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जब आप कर लेते हैं तो एक परिक्रमा टाइप की हो जाती है और परिक्रमा करते करते आप पहुंच जाते हैं भोलेनाथ की इस भव्य मूर्ति के बिल्कुल ठीक सामने। तो अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं अपना भोलेनाथ की इस मूर्ति के बिल्कुल पास में, वहां जाके दिखाते हैं कि वहां कैसा भव्य अंदर मंदिर है, क्या है आखिर उस मूर्ति के अंदर। हम जैसे जैसे आपका शिव जी के ज्योतिर्लिंग के पास जा रहे थे ना, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आपका जैसे नंदी महाराज हर जगह बैठ रहे थे, तो यहाँ पे एक विशालकाय नंदी की एक मूर्ति है जो भोलेनाथ की मूर्ति के बिल्कुल ठीक सामने है। तो मैं आपको सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि नंदी महाराज हमेशा चौकीदारी में रहते हैं भोलेनाथ की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया कि चौकीदारी टाइप से वो कर रहे हैं भोलेनाथ की, और सामने भोलेनाथ की मूर्ति है और इधर आपके नंदी महाराज। हर हर महादेव। तो जी ये एक खूबसूरत सा टाइम लैप्स था आपके लिए भोलेनाथ का, क्योंकि यहाँ पे ना अभी मौसम में जो बादल हैं बहुत इधर उधर जा रहे हैं, तो मुझे लगा यार आपके लिए बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये टाइम लैप्स अच्छा लगेगा। चलें अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने सीधे भोलेनाथ के मंदिर के अंदर। फिलहाल मैं आपका आ गया हूँ शिव जी की जो भव्य मूर्ति है, इसके नीचे बना एक खूबसूरत सा मंदिर है। ऐसा कुछ नजारा है इस मंदिर का। तो ये अंदर एक बहुत भव्य सी आपका भोलेनाथ की एक शिवलिंग है, बहुत प्यारा सा, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं अपने घर में। भैया जी हम आपका भव्य मंदिर से बाहर की तरफ आ गए। अंदर एक शिव जी की बहुत प्यारा सा एक खूबसूरत सा भव्य शिवलिंग है, जिसके चारों ओर नंदी बने हुए हैं। वो कौन सा अवतार है मुझे उसके बारे में पता नहीं इतना डीपली, जिसमें शिव जी नृत्य करते हैं, शायद तांडव या समथिंग ऐसी कुछ, या अर्धनारेश्वर अवतार जो भी था। का एक पीछे से नटराजन भी बोल सकते हैं आप, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसका एक दृश्य है पीछे से। तो इस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं, बट मैं देख के आ गया हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया जी ये आपका पूरा सिक्किम का पूरा जो दर्शन था ना 4 धाम का, तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ आपका इस 4 धाम से। और लगभग हमारे सारे धाम कंप्लीट हो गए। तो यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिक्किम में यहाँ भी आऊँगा। भैया जी जैसे जैसे हम आपका इस परिक्रमा वो पूरी करते हैं ना, मैंने आपको 2 धाम के दर्शन तो करा दिए थे। आपका जो अगला धाम आता है आपका वो आता है आपका बद्रीनाथ धाम, और बिल्कुल इसी प्रकार से इतने सारे कलर के साथ ये बनाया गया है, जैसा कि आप बिल्कुल बद्रीनाथ में आगे हो गए। और ये है बद्रीनाथ के दर्शन। वैसे तो आपका बद्रीनाथ में कैमरा अलाउड लेना, वहाँ ले जाना अलाउड था नहीं, बट ये आपका एक जस्ट एक उसका दर्शन है। तो मैं आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराता हूँ अपने इस कैमरे से। तो ये आपका बद्रीनाथ धाम के भव्य दर्शन है जो आप मेरे इस कैमरे से अभी कर रहे हैं। तो जी ये था आपका बद्रीनाथ दर्शन का नज़ारा। और सबसे लास्ट में जब परिक्रमा करके बाहर निकलेंगे ना, तो आपको दर्शन होंगे जगन्नाथ धाम के। हम लोग परिक्रमा करने में थोड़ा लेट हो गए, इसलिए द्वार क्लोज हो गए। तो ये आपका 14 धाम था जिसके दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। तो भैया जी ये पूरा दर्शन था आपका सिक्किम के 4 धाम का, जो मैंने आपको किया। काफ़ी लंबा हो गया जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन यार ये मतलब पूरा जानकारी पूर्वक था, मतलब एकदम से सारी जानकारियाँ थी इसमें। आपके 4 धाम थे, 12 ज्योतिर्लिंग थे, परशुराम जी का वो मंदिर था, परशुराम जी की मूर्ति थी, इतना कुछ देखने के लिए था इसमें। तो मुझे आशा करता हूँ कि यार आपको ये ब्लॉग शायद थोड़ा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे घूमने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा मुझे लग गया इसकी परिक्रमा करते करते। लेकिन सच में अभी यहाँ से जा रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पूरा भारत भ्रमण करके आ गया हूँ। सिर्फ ऐसा फील आ रहा है। सारे अलग अलग राज्यों के, अलग अलग स्टेट्स के आपके जो ज्योतिर्लिंग है सब मैंने देख लिए लगभग। तो फाइनली मैं अभी आपका इस 4 धाम के इस पूरे प्रांगण से बाहर आ चुका हूँ। ये आपका मेन गेट की एंट्री थी। चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।